नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको घटना चक्र पुस्तक की पूर्वावलोकन सीरीज का एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम भूगोल विषय से विश्व के भूगोल से शुरू किया है। ठीक है, तो पहली क्लास हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, पहली क्लास यदि आपने नहीं देखी हो तो जाकर पहले उसको देख के आई। हम क्रम से यहाँ जितने भी पूर्वावलोकन में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको कर रहे हैं। लगभग 40 मिनट में हम लोग 50 प्रश्न कर ले रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या है, कम समय में एक अच्छे रिवीजन का अवसर मिल जाएगा। और कुछ बेसिक चीज ऐसी होती हैं जो हमको कभी कभी पढ़ के समझ में नहीं आ पाती हैं, तो उसको भी हम यहाँ समझ लेंगे। तो ये आज की दूसरी कक्षा है, जिसमें हम संभवतः सूर्य और पृथ्वी को कवर कर लेंगे। पहली वाली क्लास में हमने ब्रह्मांड और सौरमंडल चैप्टर को कवर किया है। आज भी हम इसमें लगभग 2 चैप्टर कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कक्षा का ये पार्ट। देखिए, सूर्य चैप्टर का नाम है सूर्य। सूर्य को हम लोग आज देखेंगे। आप देख रहे हैं कैसा धधकता हुआ गोला हमारा सन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। देखो, सन का जो पूरा वो क्या है, जलता हुआ नाभिकीय संलयन उसमें हो रहा है और एनर्जी वो हमको ऊष्मा के रूप में रिलीज कर रहा है, जो हमें प्राप्त होती है। तो उसका ये पूछ रहे हैं कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ क्या हैं। तो केंद्र में जो पदार्थ होंगे वो या तो द्रव अवस्था में होंगे। इतने अधिक टेम्परेचर पर कोई भी चीज ठोस रूप में तो रह ही नहीं पाएगी। तो हम सबसे पहले क्या काटेंगे, ठोस वाले विकल्प काटेंगे। भाई साहब, ठोस इसमें खत्म, केवल गैसीय अवस्था में, केवल गैस भी नहीं होगा, द्रव गैसीय दोनों अवस्थाओं में और केवल द्रव अवस्था में। यहां एग्जैक्ट ऑप्शन आपका नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि उसके अंदर का पार्ट क्या है, द्रव, और एक पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो उसमें या तो द्रव एवं प्लाज्मा अगर कोई ऑप्शन होता वो ज्यादा सही होता, लेकिन फिर भी हमें सटीक चुनना है। तो यहां सटीक हम केवल द्रव के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि केवल द्रव नहीं होता है। यहां हमारा द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में हम इसको ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ठोस किसी अवस्था में नहीं हो सकता, केवल गैस भी नहीं है, द्रव भी है और केवल द्रव भी नहीं है ना। तो इसलिए हम यहां ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। फिर वही चीज आ जाती है, मैं आपको बोलता हूं, भले ही प्रश्न का ऑप्शन गलत हो, लेकिन हमें उसमें से ज्यादा सही जो आंसर है उसको चुनना है, जिससे हमारे प्रश्न के सही होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप सभी को पता है, बहुत सिंपल चीज है कि सन की एनर्जी का जो स्रोत है वो क्या है, वो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु 1H1, हाइड्रोजन के 2 अणु 1H1 1S2 सॉरी ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं 2He4 प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ये ऊर्जा इतनी अत्यधिक होती है नाभिकीय संलयन द्वारा कि इसी ऊर्जा से हम पृथ्वी पर प्रकाश, ताप जो हम महसूस करते हैं सूरज का, वो सब इसी का परिणाम है, इसी से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है। ये हीरक वलय की बात कर रहे हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? हीरक वलय सामान्यतः जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की जो आउटर लाइन होती है उसको एक हीरक वलय नाम की संज्ञा दे दी गई है। तो कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में तो नहीं होगा, बीच में देखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंत तो अंत है। तब क्या होगा? केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर या केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। अब देखो, यदि हमें सवाल का आंसर ना भी पता हो तब भी हम कैसे तुक्का मारते हैं। यहां अगर आपको बेसिक नॉलेज है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने 10 तुक्का लगाए, मेरे 10 में से 8 तुक्के सही हुए, तो वो तुक्का नहीं होता साहब, उनके दिमाग का रीजनिंग होता है। जैसे अब यहां ये बात कर रहा है हीरक वलय। वलय हम समझते हैं, वलय क्या होता है, एक रिंग जैसी आकृति होती है। तो ये क्या कह रहा है, पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, परिधि क्या होती है, बाहरी आकृति होती है। और ये क्या कह रहा है, परिधि केंद्रीय क्षेत्रों में। तो हीरक वलय कोई केंद्रीय भाग में थोड़ी ना दिखेगा, परिधीय क्षेत्रों में ही कोई चीज दिख रही होगी तो कुछ वलय जैसी चीज होगी, है ना। तो कॉमन रीजनिंग भी हमने लगाया, हमें मान लो नहीं भी पता हो तो भी इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी हमें तो पता है तो इसका आंसर क्या है, सी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है?
जो सूर्य ग्रहण होगा, देखो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो चीजें हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो चीजें हैं। हम ज्योग्राफी की जो हमारी कक्षाएं हैं उनमें इनको विस्तृत तौर पे समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये तो है सूरज, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि प्रश्न समझने में आपको आसानी हो। ये है सूरज, सन अपनी जगह स्थिर है। क्या सूर्य चक्कर लगा रहा है? नहीं। चक्कर कौन लगा रहे हैं? दो शैतान, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ये है चंद्रमा, ठीक है। जब क्या होगा, अब देखो सन से लाइट आ रही है, अब क्या हुआ, पृथ्वी के आगे क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, मतलब पृथ्वी पर छाया कम हो गई। कहना इसको पृथ्वी ग्रहण चाहिए, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अरे भाई रोशनी तो पृथ्वी पर नहीं आ रही है ना, कहना पृथ्वी ग्रहण चाहिए, लेकिन ठीक है, अपनी चीज को खराब कौन बताता है, तो हमने इसको क्या कहा? सूर्य ग्रहण कहा। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होगी? जब पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। और यहीं अगर इसके विपरीत स्थिति होगी क्या, कि यदि, क्योंकि ये दोनों ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये चंद्रमा पृथ्वी के ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, अब एक स्थिति क्या होगी कि पृथ्वी क्या होगी? चंद्रमा के आगे आ जाएगी। ये पृथ्वी होगी, ये चंद्रमा होगा, ठीक है, ये चंद्रमा होगा। तो पृथ्वी जो होगी वो चंद्रमा के आगे आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा भी अपनी जो क्या कहते हैं उसको, रोशनी प्राप्त कर रहा है अपने पर, वो भी सूरज से प्राप्त कर रहा है। तो क्या होगा? यहां ग्रहण लग जाएगा, मतलब चंद्रमा पर ग्रहण लग जाए। अब देखो यहां चंद्रमा पर रोशनी हुई तो हम इसको क्या कहा? चंद्र ग्रहण। लेकिन वहां हमारी पृथ्वी को रोशनी प्राप्त नहीं हुई तो हम पृथ्वी ग्रहण नहीं कह रहे हैं, हम सूरज ग्रहण कह रहे हैं, सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, ठीक है, जिसने भी लिखा होगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको ये याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब देखो याद कैसे रखोगे? चंद्र ग्रहण याद रखो। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा, क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा दिख रहा है। अरे भाई ग्रहण लगना कब बताओगे? जब कोई चीज पूरी लगी हो, तब कटने की दिखने लगे, तभी तो आप कहोगे उसमें ग्रहण लग गया। मतलब पूर्णिमा के दिन क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। अब अमावस्या को खुद ही चंद्रमा छुट्टी पे रहते हैं, खुद ही नहीं दिखते हैं, तो उनमें क्या ग्रहण लगेगा? उनको हमें क्या पता चलेगा कि इन पर ग्रहण लग गया या ये इनके बीच में पृथ्वी आ गई है, इन पर लाइट नहीं पड़ रही है। तो इसलिए आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है, जोड़ के देखो चीजों को तो बहुत सरलता से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा के दिन, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जब दिखेगा तभी तो उस पर प्रकाश ना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा। तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। जब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होगा तो सूर्य ग्रहण इसके अपोजिट दिन होता है, मतलब अमावस्या के दिन होता है। तो इसमें क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा, प्रतिपदा को ही अमावस्या कहते हैं, या इंग्लिश में न्यू मून डे कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण किस दिन, वो सूर्य ग्रहण किस दिन होगा? प्रतिपदा के दिन। और यही आपसे पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कब होगा, तो पूर्णिमा के दिन। क्यों होगा? आपको समझ में आ गया, क्योंकि अमावस्या को तो चंदा मामा खुद ही छुट्टी पे रहते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? अब वो आपसे पूछ रहा है, अभी मैंने डायग्राम बताया, आप सोचिए कब होगा। इसको पढ़िए, एक मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़िए, बताइए सूर्य ग्रहण कब होगा। चलिए, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूरज थोड़ी बीच में आएगा, सूरज भाई तो स्थिर है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, नहीं, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। खगास्त्र, पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखो हिंदी कितनी खतरनाक लिखी है, ये यूपीएससी का सवाल होगा। यूपीएससी वाले, पता नहीं हिंदी वाले, हिंदी भाषी भाइयों से क्या उनकी दुश्मनी है, भाइयों और बहनों दोनों से, कि थोड़ा इतनी कठिन अनुवाद करते हैं कि उसको समझने में ही बहुत कठिन जाता है। खगास्त्र, मुझे भी देखो पढ़ने में कठिनाई हो रही है, क्या है? खग्रास। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब आप समझो, देखो दोबारा हम उस चित्र को समझते हैं एक बार, तभी ये सवाल समझ में आ पाएगा। ये है मेरा सूरज, ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। ये क्या है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? सूरज की अपेक्षा छोटा है और पृथ्वी से भी छोटा है। ये क्या है मेरी? ये पृथ्वी है। अब देखो पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखो चंद्रमा छोटा है, अब ये भाई साहब आगे आए, ये भाई साहब जब आगे आए तो इन्होंने कितने एरिया की लाइट रोकी? इतने एरिया पे। इतने एरिया पे क्या हुआ? इतने एरिया पे अंधेरा हुआ। लेकिन ये वाले तो अंकल तो सूर्य को बाईपास करके देख पा रहे होंगे। यहां जो अंकल बैठे होंगे या आंटी बैठी होंगी या दीदी बैठी होंगी, वो सूरज की रोशनी को पा रहे होंगे, तो उनके यहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है।
है ना, उनके यहाँ पूरे सूर्य ग्रहण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सन की रोशनी ले पा रही होंगी, चाहे थोड़ी बहुत ले पा रही हो, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। गलत, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिच्छेदीय क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। वायुमंडल से क्या मतलब है? रह गए दो ऑप्शन, इनमें ये दोनों सही, लेकिन इनमें ज्यादा सही कौन सा है? पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है और पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। यह गलत है, इसका आंसर होगा ए, 6 का आंसर होगा ए, ठीक है। 7, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रभामंडल कौन सा भाग होता है सूर्य का? जो सूर्य के चारों तरफ का जो भाग होता है, जो हमको दिखता है कि चारों तरफ कुछ बादल बादल से इस टाइप से कुछ दिखते हैं, वो किसके कारण होता है? स्तरीय मेघों में, जलवाष्प में। किसके कारण? अपवर्तन से। किसके अपवर्तन से उत्पन्न होता है? पक्षाव कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में और पक्षाव मेघों के हिमस्फटिकों में और स्तरीय। देखो, इसका आंसर सी होगा। ज्यादा आपको ये समझ में आएगा नहीं, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई चीज हमें कब दिखती है? जब उस पर लाइट पड़ी और उससे रिफ्लेक्स होकर हमारी आंखों पे पड़ी, तब कोई चीज दिख रही है। तो पक्षाव जो बादल हैं वो काफी ऊपर तक होते हैं और सन का जो ये प्रभामंडल जो हमें दिख रहा है, वो जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो उससे अपवर्तन होता है, तो वही हमको ऐसा दिखता है कि उसका प्रकाश मंडल जैसा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। जो चीज ज्यादा समझ में ना आए उसको याद कर लिया करिए, लेकिन मैं बार बार जोर इस पे इसलिए देता हूं, देखो याद नहीं करना है, समझना भी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्योंकि मेरे समय की सीमा है, मुझे 40 मिनट में लगभग 50 प्रश्न आप लोगों को कराने हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। खगोलीय एकक क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। इसको हम क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय एकक। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए। 9 पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? अभी हमने पढ़ा 15 करोड़ किलोमीटर। अब यहां ना भी पता हो कि सर करोड़ में क्या, वैसे करोड़ में 7 जीरो होते हैं, फिर 10 की घात 6 और 1 जीरो, ये 10 की घात 7 जीरो हो गए। फिर भी ना पता हो 70, 100, ये 15 आ रहा है, मतलब यही 15 करोड़ से रिलेटेड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? फिर वही पूछ रहा है। तो देखो 150 के आसपास क्या है? 150 के आसपास 149.6 है। तो यही होगा सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। देखो 2 स्थितियां होती हैं, ये किस कारण से होती हैं ये आप थोड़ा समझ लीजिए, समझने वाला प्रश्न है। देखो हमारी जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो किस पथ पर लगा रही है? वो वृत्ताकार पथ नहीं है, वो है दीर्घ वृत्ताकार पथ। दीर्घ वृत्ताकार पथ का मतलब है ऐसे, ठीक है। सन इसके एक सेंटर पे होता है। एक सेंटर का क्या मतलब हो गया? सर 2 सेंटर होते हैं, एक ये और एक ये। सन इसके एक सेंटर पे होता है, तो एक तो पृथ्वी इस स्थिति में होगी, एक पृथ्वी होगी इस स्थिति में, ठीक है। एक को कहते हैं अपसौर और एक को कहते हैं उपसौर, ठीक है। अपसौर वाली स्थिति होती है जब पृथ्वी सबसे दूर होती है, और उपसौर वाली स्थिति होती है जब पृथ्वी पास में होती है। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर की अपेक्षा में इसमें कुछ हजारों में डिफरेंस होता है। ये यहां ज्यादा आपको लग रहा है, लेकिन कुछ हजारों में इसमें डिफरेंस होता है इस दूरी में, ठीक है। मतलब यहां रहेगी तो 15 करोड़ किलोमीटर से थोड़ी बहुत हजारों में ज्यादा रहेगी, यहां रहेगी तो 15 करोड़ किलोमीटर से थोड़ी हजारों में कम रहेगी, बस इतना ही इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इस स्थिति को कहते हैं उपसौर और उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। ये उपसौर वाली स्थिति होती है जनवरी में, 3 जनवरी के आसपास, और ये होती है लगभग 4 या 5 जुलाई के आसपास, उपसौर वाली स्थिति। अब यहां उल्टा है, आपके दिमाग में यह प्रश्न खटक सकता है, सर 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के पास है तो हमारे यहां तो जाड़ा पड़ रहा है, हमारे तो ठंड होनी, हमारे तो गर्मी होनी चाहिए जब सूर्य पृथ्वी के पास है। तो गर्मी और जाड़ा मेरे भाई किस आधार पर होते हैं? गर्मी और जाड़ा होते हैं
जो पृथ्वी का झुकाव है और पृथ्वी की परिक्रमण गति है उसके आधार पर, ठीक है। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर में से कुछ हजारों में अगर डिफरेंस हो जाएगा तो उनमें कोई विशेष इतना अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी कब होती है? तो निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को, जो कि उपसौर वाली स्थिति होती है। उपसौर वाली स्थिति होती है। अगला, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? आकार नहीं बड़ा है, उसका व्यास बड़ा है, ठीक है। ये प्रश्न ठीक है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 109 गुना। इसको ये फैक्ट याद रखिए। कल भी एक प्रश्न इसमें आया था जिसमें यूपीएससी का सवाल था, जिन्होंने 109 की जगह 119 दे रखा था। तो आपको एग्जैक्ट फिगर याद होनी चाहिए, 109 गुना बड़ा है। अब सूर्य के सवाल समाप्त हो गए हैं। अगले ग्रह आता है बुध। ये बुध भाई साहब देख रहे हो, सूर्य के सबसे पड़ोसी हैं, बुद्धू हैं, इसीलिए सूर्य के सबसे पास घूम रहे हैं। अरे गर्मी में कौन पास जाता है भाई, ठीक है। सूर्य के सबसे पास हैं, बुध हैं, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह है, इसके बारे में कुछ बातें हैं आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है। और ये सूरज के जो पड़ोसी हैं ना, कौन कौन पड़ोसी? बुध और शुक्र। ग्रहों को याद करने का क्रम में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, यदि आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, काफी इंफॉर्मेटिव है। साथ साथ में ट्रिक्स भी बताता चलता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। तो बुध और शुक्र जो सबसे पड़ोसी है ना, इन दोनों के उपग्रह भी नहीं है कोई। उपग्रह कौन? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दैट इज उपग्रह। इन दोनों के भाई साहब उपग्रह भी नहीं है। क्यों? गर्मी इतनी है, उपग्रह छोड़ के चले गए, कहे हम यहां क्यों चक्कर लगाएं, किसी और ग्रह के लगा लेंगे, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूं, गए इसलिए नहीं है, ताकि आपको ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि सूर्य के सबसे पास थे, गर्मी बहुत थी, उपग्रह चले गए कि हम जा रहे हैं भैया, ठीक है। तो बुध, ठीक है। इसके सवाल देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? अरे भाई, जो पास में होगा, हमारे पास जो होगा वही तो हमारे चक्कर आसपास लगाता रहेगा। जो हमसे दूर होगा, लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, वो हमारे चक्कर कैसे लगाएगा? लॉन्ग डिस्टेंस आप मतलब समझ गए होंगे। तो मतलब जो पास होता है वही सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। तो कम समय में कौन लगाएगा? बुध। बुध सबसे पास में है, ठीक है। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा उपग्रह के हैं? बिना उपग्रह के। अभी मैंने बताया दो, जिन्हें गर्मी लग रही सबसे ज्यादा। अरे भाई, तुम सूरज के सबसे बिल्कुल बगल में खड़े हो, बुध और शुक्र, तुम्हारे उपग्रहों को गर्मी नहीं लगेगी? ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने और याद करने के लिए बता रहा हूं। तो बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं है। आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो पॉइंट, सर एल्बिडो क्या होता है? परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति। यह भी यूपीएससी का सवाल है। ऐसे शैतान, चाक्षुष द्युति का मतलब है चमक, और कुछ नहीं है, इसका मतलब है चमक, निर्धारित करता है, ठीक है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, यह गलत है। देखो सुनो, है क्या? अभी आपने चित्र में देख लिया, काला सा दिख रहा है, इसका एल्बिडो कहां से ज्यादा होगा? अभी आपको बताते हैं एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो वो होता है सूर्य के प्रकाश की ऐसी मात्रा जो बिना अवशोषित किए, जैसी आई वैसी चली गई, एल्बिडो, ठीक है। जैसा आया वैसा चला गया, दैट इज एल्बिडो। अब ये एल्बिडो क्या होगा? इस एल्बिडो के कारण, क्योंकि हमको कोई भी चीज तब चमकती है जब उस पर जाके प्रकाश पड़े और वापस हो ले, हमको वो चीज चमकती है। अब भाई साहब, जितना प्रकाश उस पर पड़ा उतना वापस हो गया, तो क्या होगा? वो चीज जगमगाएगी, एकदम जगमग जगमग चमकेगी, ठीक है, चमकेगी। तो क्या होगा? किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर चाक्षुष द्युति का निर्धारण करता है। हाँ, करता है। जितना ज्यादा एल्बिडो होगा वो चीज उतनी चमकदार होगी, मतलब पहला वाला सही है। और बुध का एल्बिडो पृथ्वी से ज्यादा है? नहीं भाई, बुध का एल्बिडो पृथ्वी से बहुत कम है। आप देख ही रहे हो कैसा काला कलूटा सा दिख रहा था, ये देखो। तो इसका एल्बिडो कहां? एल्बिडो ज्यादा होता, चमकदार होता, मतलब ये एकदम चमकदार होता, तो इसलिए इसका एल्बिडो कम है। तो इसमें कथन एक सही है और कथन दो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। क्या पूछा है? सही है। इसको भी ध्यान रखना है, पूछा क्या है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो क्या सही है? केवल एक सही है। अब आ गए शुक्र भाई साहब। शुक्र के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है, मतलब मौसी है। किसकी? आपकी और हमारी, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहते हैं। तो पृथ्वी जब हमारी माँ है तो ये शुक्र क्या हो गया? हमारी मौसी हो गया, ठीक है। और ये चमकता ज्यादा है, कारण उसका भी बताएंगे। तो इसलिए इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। देखिए कारण क्या है, और ये बहुत हॉट है, बहुत हॉट है।
गर्म है, ठीक है, गर्म स्वभाव का है। शुक्र है, गर्म है, ठीक है, शुक्र नहीं है, गर्म है। ये दिक्कत की बात है कि गर्म है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे बस ऐसे ही। शुक्र है, गर्म है। गर्म क्यों है? क्योंकि इसका वातावरण जो है ना, इसका वातावरण CO2 का बना हुआ है। CO2 की इतनी ज्यादा मात्रा है कि प्रकाश घुसा, जहां आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, CO2 की क्या क्वालिटी होती है कि अपने अंदर प्रकाश को तो घुसेड़ लेता है, लेकिन जब वो ऊष्मा निकल के बाहर जाएगी तो उससे कहता है रुको, कहां जा रही हो। मतलब सारी जो एनर्जी है, सारी जो गर्मी है भाई साहब रोक के रखते हैं, रोक के रखते हैं। तो ग्रह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? गर्म ग्रह हो गया। लगभग कितना होता है? लगभग 450 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। एग्जैक्ट फिगर अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो 464 डिग्री इसका टेम्परेचर मापा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसके सवाल देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, पहला ही सवाल क्या हो गया? शुक्र हो गया, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों गर्म है? क्योंकि CO2 का वायुमंडल है, CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। आने वाले जो पार्थिव विकिरण एक तरह से है, उसको पार्थिव नहीं, उसको शॉक्रिक विकिरण बोलेंगे, उसको रोक के रख रहा है, रोक के रख रहा है, गर्म हो रहा है भाई साहब। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा, मैंने आपको बताया अभी शुक्र को। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? ये भी शुक्र होगा, ठीक है। कथन 1, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर बहुत CO2 है, आदमी सांस कहां से लेगा, और इतना टेम्परेचर 450, ओहो, गल गला के शांत हो जाओगे, तो इसलिए ये गलत हो गया। मतलब हाँ, ये सही हो गया। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। कल मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्न बताए थे। कथन और व्याख्या, कथन सही है, व्याख्या सही है एवं उसकी सही व्याख्या करता है। यह कब होगा? जब बीच में क्योंकि लगाओ और बात फिट बैठ रही हो तो व्याख्या सही होगी, और बीच में क्योंकि लगाओ बात फिट ना बैठ रही हो तो व्याख्या सही नहीं होगी। देखो, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना असंभाव्य है क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बात बिल्कुल सही है, दोनों क्योंकि भी फिट बैठ रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन हमारी मौसी कौन है? शुक्र है। शुक्र है, मौसी है, और शुक्र है, गर्म है, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? याद रखना, कर लो तो कर लो। इसका नाम मैगलन कैसे हुआ? गल गए भाई साहब, मैगलन। वो कह रहा मैं नहीं गलूंगा, मैगलन, मैं नहीं गलूंगा। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा था, शुक्र पे पहुंचते हुए गल गए। याद करने के लिए बता रहा हूं, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। मैगलन आपके पास अगली बार आए तो आपको याद रखे, मैगलन अंतरिक्ष यान हमने किसके लिए भेजा था? शुक्र ग्रह के लिए भेजा था, ठीक है। अब आ जाएंगे पृथ्वी के कुछ सवालों पर। आप देख पा रहे हैं हमारा नीला ग्रह पृथ्वी, इसके बारे में क्या है? इसका घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। घनत्व सर्वाधिक क्यों है? बाई डिफॉल्ट है, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। नीला ग्रह कहते हैं क्यों? क्योंकि 2/3 हिस्से में क्या है? 2/3 हिस्से में इसके महासागर हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था पृथ्वी गोलाकार है? भाई साहब देखो, ये कंफ्यूजिंग सवाल है। आधे ज्यादा कॉपरनिकस लगाओगे। कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी मैया घूम रही है किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। लेकिन वो कह रहा है किसने सबसे पहले कहा पृथ्वी गोलाकार है? तो ये अरस्तु बाबा कह गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। ये याद करने जैसा है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरस्तु, ठीक है। चलो, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो वैज्ञानिक नाम गाय सीता थोड़ी होगा। ग्रीन प्लेनेट मतलब ग्रीन प्लेनेट, ठीक है। चलो, पृथ्वी का व्यास कितना है? व्यास आप समझते हैं? व्यास क्या होता है? ये मान लीजिए एक गोला है या वृत्त है, कुछ भी मान लीजिए। ये बिंदु को, इसके केंद्र को इसकी परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, और ऐसी रेखा जो परिधि से छूती हुई केंद्र से होती हुई जाती है उसको व्यास कहते हैं। तो पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 6400 किलोमीटर। त्रिज्या कितनी है? लगभग 6400 किलोमीटर, 63 समथिंग है, इसलिए लगभग बोल रहा हूं। तो इसलिए व्यास कितना हो गया? 12800 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कथन ए, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। नहीं भाई साहब, वजन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज 0 डिग्री अक्षांश पे है, इनके कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर 0 डिग्री अक्षांश पे है और उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उसका वजन क्या होगा? घटेगा, नहीं बढ़ेगा।
पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। हाँ, पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है क्योंकि पृथ्वी की आकार कैसी है, पृथ्व्याकार है, जियोइड है, पृथ्वी जैसा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर होगा डी। ये क्या होता है, भार बराबर होता है mg। अब mg का मान जो होता है वो किसके बराबर, वजन है mg मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। और g का मान क्या होगा, ध्रुवों पर कम होगा तो जो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, कट कटा के इसका उल्टा होगा, वजन घटता नहीं है बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। अभ्यंतर क्या, देख शब्द ऐसे यूज करेंगे ना कि समझने में दिमाग, मतलब जिसका हिंदी अच्छा ना हो उसको शब्द समझ में नहीं आएंगे। अभ्यंतर का क्या मतलब है, ये पृथ्वी का जो इनर कोर है वो हम जानते हैं कैसा है, द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ऊपर से भूपर्पटी ठोस है ना, ऊपर जहां हम आप खड़े हैं, जहां सब पूरा कंक्रीट का मकान बने हुए हैं, जंगल है, ये सब ठोस है, इसको कहते हैं भूपर्पटी। और जब आप नीचे जाएंगे तो वो तरल अवस्था में है। इसके विपरीत क्या कह रहे हैं, चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है, तो चंद्रमा का अभ्यंतर थोड़ा श्याम द्रव है। देखो ठोस नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा हो सकता था इसका आंसर, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है, श्याम द्रव मतलब गाढ़ा द्रव है। श्याम का मतलब होता है गाढ़ा द्रव है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। अब फिर गलत करेंगे, आधे ज्यादा लगाएंगे, अच्छा नाइट्रोजन है ही नहीं। ठीक है, देखो क्या है, ये पूछ रहे हैं भूपर्पटी का क्या मतलब हो गया, पृथ्वी की सतह। ये वायुमंडल नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। अगर यही ये पाए जाने वाला वो पूछते धातु क्या है, तो हम क्या लगाते, सिलिकॉन, क्योंकि सबसे ऊपर सियाल है SiAl, तो ये होता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा, ये होगा हमारा ऑक्सीजन O2। ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है, लगभग 8 मिनट लेता है। 2 रुपए किलो वाला सवाल आप सबको याद होना चाहिए, लगभग 8 मिनट का समय लेता है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब समझ रहे हो, खट से आपने पलक झपकी, दोबारा पलक झपक के देखा, प्रकाश कितना चला गया, 3 लाख किलोमीटर चला गया। जाओ बुला के लाओ, कहां गया प्रकाश, खो गया प्रकाश। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। तो उसको सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो एक तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो तारा हमारा सबसे समीप कौन सा है, ध्रुव तारा, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, सबसे समीप कौन सा है, हमारा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है। तारा क्या होता है, ऐसा खगोलीय इकाई है ना, ऐसा खगोलीय पिंड जो जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो, उसको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सबसे पास सूर्य है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद तारा है सूर्य के। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर्य के अलावा, सूर्य के बाद सबसे नजदीक कौन सा तारा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, असली माँ कौन है, अरे पृथ्वी को जो प्रकाश और एनर्जी दे रही है वो उसकी माँ कौन हो गया, सूरज। फिर दूसरी माँ कौन है, तो वो प्रॉक्सी माँ है। आप समझ रहे हो, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। ठीक है, तो दूसरा तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा। याद रखोगे, प्रॉक्सिमा है, मतलब असली माँ तो सूरज है, दूसरी प्रॉक्सी वाली माँ है। याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसका नाम है, पूरा नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, हमारे सबसे पास कौन है, जहां हमारे एलन मस्क भैया जाना चाहते हैं वो हमारे सबसे पास है। ठीक है, सब लोग कहां जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे जाएंगे, मस्क भाई भी मंगल पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे पास कौन है, मंगल। अब हम लोग को जाना होता है तो आसपास ही तो कहीं जाते हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तो पृथ्वी के सबसे पास कौन है, मंगल है। चलो, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो लगभग जब कह की बात आ गई तो हम कितने लिखेंगे, 365 लिख नहीं सकते, इसलिए 365 सही, 365.25 दिन लगते हैं। यही 4 साल में इकट्ठे होकर पूरा एक दिन बन जाता है, जो कि लीप ईयर होता है। और उसको हम समायोजित करके उस साल को क्या करते हैं, फरवरी 29 की करते हुए उस साल को 366 दिन का वर्ष कर देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलो, इसको याद रखना, कहीं कहीं 365.75 कोई दिमाग में पता नहीं कुछ चल रहा होगा, ये लगाया, फिर घर पे आ कहेंगे गलत हो गया। ध्यान से सवाल पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो
अगला सवाल देखते हैं, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भाई साहब पृथ्वी जो घूम रही है ना, ये देखो ये ग्लोब है मेरे पास, इसको दिखा देता हूं। ये दो तरह से गति करता है, एक तो ये ऐसे करके गति करती है ऐसे, और देखो मैं सूरज हूं तो ये ऐसे करके मेरे चारों तरफ ऐसे करके घूम, मतलब खुद भी घूमती रहेगी और ऐसे करके मेरे चारों। तो ये जो किस माध्य वेग से सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लगभग 29 दशमलव समथिंग किलोमीटर होता है। तो यहाँ 29 समथिंग नहीं है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे बी, 30 किलोमीटर के उससे हमारे उससे घूम रही है। अगला सवाल, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। ठीक है, कितनी दूरी तय कर लेती है। ये सवाल गलत था, इसका आंसर शायद 28.7 है ना। अगर मैं सही हूं तो लगभग 28, 28.5 के आसपास है। तो आप लोग एक बार मैं देख के वैसे 28.5 ही है, 28.7 है इसका आंसर। प्रति मिनट दूरी तय करती है, प्रति परिभ्रमण है ना। परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर है। क्या अंतर है? परिक्रमा, आप मंदिर की कहीं या किसी चीज की परिक्रमा करते हैं, किसी भगवान की मूर्ति की या किसी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ होता है, तो आप क्या करते हैं? ऐसे करके थोड़ी घूमते हैं, नहीं ना। आप क्या करते हैं? उसके चारों ओर घूमते हैं, चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूम रही है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण, परिक्रमा, परिक्रमण। ठीक है, दूसरा हो गया परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण। जैसे मान लो मैं अभी चारों तरफ अपने चारों तरफ घूम जाऊं और आपसे कहूं कि मैंने परिक्रमा कर ली, तो ये मेरा भ्रम है, परिभ्रमण है। ठीक है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे झुकी हुई इस तरीके से घूम रही है, ये क्या है? ये इसका परिभ्रमण है, अपने आप घूम रही है, भ्रम में है, घूम रही, घूमने दो, हम आप थोड़ी रोक लेंगे। ठीक है, तो घूम रही है, परिभ्रमण है। और ये जब मेरे चारों तरफ मेरे मतलब सूर्य के मैं सूरज नहीं हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं सूरज हूं, और इसके साथ साथ ये परिभ्रमण है, और जब ये ऐसे करके मेरे चारों तरफ घूम रही है वो इसका परिक्रमण है। ठीक है, तो परिभ्रमण करते हुए पूछ रहा है प्रति मिनट कितनी दूरी तय करती है। मतलब ये भाई साहब जो ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे करके जो घूम रहे हैं, उसमें भी लगभग 27, 27.5 किलोमीटर 1 मिनट में घूम जा रहे हैं, समझो। चलो, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय पर, अब जैसे इसमें भी हमें लगाना हो तो इसमें पास वाला लगाएंगे, 49 लगा चले आएंगे, लेकिन 49 सही नहीं है। ठीक है, चलो, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, तो ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूमकर, इसके भूमध्य रेखा के चारों तरफ घूमते हुए भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? कि लगभग 40,060 के समथिंग आती है। तो यहां सबसे आसपास कौन है? 40,000 है। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? 40,000 किलोमीटर। चलो अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो कितना? 23.5 झुकी हुई है। देखो 23.5 कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्या है? देखो ग्लोब है आसपास, तो ये भी समझ लो, जैसे ये है, अब देखो देख पा रहे होगे ऐसे झुकी हुई है। पृथ्वी ऐसे हो सकती थी सीधी, लेकिन ये ऐसे करके जब रखी तो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। इस 23.5 को आप याद रखोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो इस पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ समस्या आ रही हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। और आपको अगर ये तरीका अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का, आपको 40 मिनट में लगभग 50-60 प्रश्न हो जा रहे हो, तो आप इसकी सराहना करते हुए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वो चीज़ हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है, हमें नए नए प्रयोग करने के लिए आपके समक्ष प्रोत्साहित करती है। और आपको अगर और अच्छा लग रहा हो, अपने किसी दोस्त के साथ साझा कर दो कि देखो ये नया मास्टर आया है, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, तो वो भी देख लेगा। ठीक है ना? तो ज्ञान को बांटते चलिए, बढ़ाते चलिए। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री गलत है। देखो चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष क्या होता है? भौगोलिक अक्ष तो ये है, जो ये आपको दिख रही है, ये भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये भौगोलिक अक्ष है। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी के जो अंदर का पदार्थ है वो चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग एक चुंबक की तरह काम करता है। वो जो चुंबक की तरह काम करता है, तो वो अक्ष इस अक्ष से अलग होते हैं। वो अक्ष क्या होते हैं? इन अक्ष से अलग होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय। तो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष का 23.5 डिग्री थोड़ी ना है। चुंबकीय अक्ष बदलता रहता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का द्रव है, वो द्रव घूम रहा है। जिस तरीके से द्रव घूम रहा है वो चुंबकीय अक्ष इधर उधर होते रहते हैं। तो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। ये संभवतः यूपीएससी का प्रश्न होगा। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में नहीं, कनाडा प्रायद्वीप में नहीं है, कनाडा के साइड में एक प्रायद्वीप है, नाम मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूं,
वहां स्थित है, तो कनाडा में स्थित नहीं है। दूसरा भी गलत। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है। हाँ, अभी तक जब तक ये प्रश्न है, या अभी तक भी दक्षिण भारत के थुम्बा से होकर पृथ्वी की चुंबकीय, अब आप समझ रहे हो चुंबकीय विषुवत रेखा, कहां विषुवत रेखा और कहां ये, तो चुंबकीय विषुवत रेखा ऊपर आके, हम तो विषुवत रेखा से काफी ऊपर है ना, वहां से गुजर रही है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा और चुंबकीय ये अक्ष वाली रेखा, ये सब अलग अलग होती रहती हैं। इसका आंसर सिर्फ केवल 3 है। हाँ, डी, इसका आंसर होगा डी, 36 में का डी, केवल 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। हाँ ठीक है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। नहीं, 60 डिग्री की लंबाई जो होती है वो विषुवत रेखा की आधी होती है। फैक्ट है, याद कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी बताने लगेंगे, टाइम लग जाएगा। अब याद कर लीजिए। तो ये 45 वाला सही है, इसमें 2 काटो, 2 किस किस में, ये गया और पहला सही है, तो मतलब डी बचा। तो एक बार तीसरा भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, हाँ समांतर होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमण गति तीव्र हो जाती है, नहीं स्लो हो जाती है। ठीक है, चलो तो क्या सही हो गया, 1 और 3 सही हो गए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। दिन और रात जिस कारण होते हैं वह है, देखो दिन और रात किस कारण हो रहे हैं। मान लो आप सूरज हो, आपको सूरज बना दिया, आप कह रहे हो सर आप बार बार सूरज बने हुए, मैंने आपको बना दिया। अब देखो आपके सामने पृथ्वी का ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है। अब पृथ्वी की ये वाली जो गति है, ये कौन सी गति है, परिभ्रमण गति। परिक्रमण तो चारों ओर घूमेगी तब होगी, ये परिक्रमण है, ये सॉरी परिभ्रमण है, भ्रम है, इसको अपने आप में घूम रही है, कह रही है मैं घूम ली, ऐसे कैसे घूम ली, परिक्रमा करो, परिक्रमण करो तब घूमोगी। ये भ्रमण कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, इसको भ्रम है कि मैं घूम रही हूं। ठीक है, अब परिभ्रमण के कारण क्या हुआ, आप सूरज हो, अभी आपके सामने ये है, मैं रात हूं, मैं अंधेरा हूं, ठीक है, मैं अंधेरा नहीं हूं, लेकिन ठीक है चलो मैं अंधेरा हूं, मेरे सामने की तरफ जो स्थिति होगी वहां क्या होगा, अंधेरा होगा, है ना, यहां क्या होगा, दिन होगा, यहां क्या होगी, रात होगी। तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण हुआ, अब ये जो पृथ्वी ऐसे घूम गई, इसी के कारण क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहे हैं। मान लो अभी यहां दिन है, अभी ऐसे करके जब घूम के मेरी तरफ आ जाएगा रात हो जाएगी, इसके कारण ही क्या हो रहा है, दिन रात हो रहा है। तो परिक्रमण के कारण नहीं होगा, परिभ्रमण के कारण दिन और रात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर लगभग सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहां दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कहीं और जब लंबवत पड़ेंगी तो वहां क्या होगा, दिन की अवधि ज्यादा हो जाएगी। भाई सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी, सन वहां ज्यादा समय तक रहेगा, और सन जब वहां ज्यादा समय तक रहेगा तो मतलब वहां दिन की अवधि ज्यादा होगी। जैसे सामान्यतः अपने उत्तर भारतीय जो क्षेत्र हैं उनमें आप देखते हो गर्मी में सुबह 5 बजे दिन निकल आता है, शाम को 8 बजे तक दिन निकलता है, मतलब 5 से 5 12 3 15 घंटे का दिन है, बचे हुए 8-9 घंटे की रात होती है। तो इसलिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हम लोग तो भूमध्य रेखा से ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर है, तो हमारे यहाँ चेंज होता रहता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से संबंधित होता है। अब देखो ये जो वाली गति थी, इस गति के कारण तो क्या हो रहा था, दिन और रात हो रहे थे, लेकिन भाई साहब ये जो ऐसे करके जो घूम रही है चारों तरफ, इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। एक तो कारण ये है, प्लस ये जो भाई साहब टेढ़े पड़े हैं, मतलब टेढ़ी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये दोनों कारण सम्मिलित रूप से क्या है, मौसम परिवर्तन के हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, या यहां लिख देता पृथ्वी की परिक्रमण गति, ठीक है, तो वो भी सही होता। ध्रुवीय पर 23.5 डिग्री अक्ष का झुकाव, ये भी सही है। ऊपर बताए गए ए तथा बी का सम्मिलित प्रभाव, ये भी सही है। तो कौन सा ज्यादा सही है, सी ज्यादा सही है। फिर वही बात आ गई, ज्यादा सही आंसर कौन सा है, यहां ज्यादा सही आंसर क्या है, सी है। अगले प्रश्न चलते हैं। यार बदलना जाना मौसम की तरह, ठीक है, नहीं, चलो मौसम बदलने के क्या कारण हैं, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अक्ष पर झुके होना। यही पीछे वाला तो क्वेश्चन है, पीछे वाला प्रश्न ही तो है, दूसरे तरीके से पूछ लिया, क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी, ये यूपीएससी के सवाल होगा, इतनी लंबी चौड़ी भाषा वही लिखते हैं, पीसीएस वालों को बस का नहीं है लंबी चौड़ी भाषा लिखें, ना बालकों को बस का है, मतलब ना आप सब लोगों के बस का क्या, वहां 100 प्रश्न आ रहे हैं 2 घंटे में, यहाँ 150 प्रश्न आ रहे हैं 2 घंटे में, तो उतना बड़ा प्रश्न तो वैसे भी नहीं दे सकते ना, ये तो आप लोगों के साथ भी अन्याय होगा, आपके साथ खड़े हैं हम। चलो, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण दिल्ली शहर दिन में
उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतया अधिक होगा, क्यों? वाह क्या सवाल है। चलो, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है। निकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती हैं, वायुमंडलीय अवक्षेपण से नहीं। सर्दी में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की दिशा में अधिक आनत होता है, नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, संभवतया बी होगा। कभी कभी एक आध सवाल में तो मैं भी कंफर्म नहीं होऊंगा, लेकिन जहां तक है मोस्ट सही आंसर इसका बी ही है, तो आप बी ही मान के चलिए, ठीक है। चलिए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है, 1/4 कम कर दीजिए, 7.5, 7.5 का आधा 3.5 और 4.25 लगभग कम कर दीजिए, तो क्या होगा? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ठीक है। पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, यह भी नहीं होगा। हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्यों हमारे वर्ष की अवधि क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो परिक्रमा चल रही है पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ, वो क्या है? वो जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से है। जैसे बुध भाई साहब जो हैं सबसे जल्दी परिक्रमा करके लौट रहे हैं, क्यों? क्योंकि पास में है। अब डिस्टेंस कम हो गई तो हमारी परिक्रमा अवधि कम हो जाएगी। परिक्रमा अवधि कम हो जाएगी तो क्या होगा? वर्ष छोटा हो जाएगा। वही आंसर है, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। ऑप्शन भी तो ऐसे ऐसे दिए हैं, किसी को ना पता हो तो सीरियस ऑप्शन जो हो उसको लगाओ, जो सबसे सीरियस सा लग रहा हो। सी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन 1, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। गलत है, पश्चिमी दिशा में छोड़े जाते हैं, इसको याद रखेंगे। बताऊंगा अभी क्यों। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, हाँ यही कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। अब ये भाई साहब पश्चिम से पूर्व ऐसे ही घूम रही हैं, एक उपग्रह ऐसे ही गया तो वो ऐसे क्या होगा? तेज चला जाएगा, और उपग्रह अगर ऐसा जाएगा तो उल्टा वो पड़ेगा उसका एक्सीलरेशन, तो क्या होगा? वो और स्लो हो जाएगा। इसलिए पश्चिम की ओर छोड़े जाते हैं ताकि स्पीड अप और हो जाए। तो पहला गलत है, दूसरा सही है ना? दूसरा सही है, तो कथन ए गलत है, किंतु आर से डी होगा इसका आंसर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह बाहर से गिराई गई गेंद क्या होगी? पृथ्वी के चारों तरफ कोई कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है, उससे गेंद गिरा दो वो भी घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा? क्योंकि वहां कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। भाई अंतरिक्ष है, सब शून्य है, ठीक है। वहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कुछ है नहीं, तो सूर्य की पर चली जाएगी नहीं, चंद्रमा पर चली जाएगी नहीं, पृथ्वी पर गिरेगी। डी होगा, पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान उसी के चारों तरफ घूमती रहेगी, ठीक है। सर हम निकल जाए अगर कृत्रिम उपग्रह से बाहर तो क्या होगा? आप भी घूमते रहोगे, ठीक है। कुछ भी ऑब्जेक्ट हो घूमता रहेगा। चलो, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह, तो सबसे NiFe नीफे होता है, मतलब Fe फेरम, यानी सी इसका आंसर होगा, लोहा। ये क्रोड़ की बात कर रहे हैं, क्रोड़ में सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है। इसका आंसर होगा डी, सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये आप याद रखना, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, कई एक जैव विविधता दिवस है, एक फिर और है, तो इनको याद रखिए। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जा रहा है वो 22 मार्च को मनाया जा रहा है। आंसर होगा इसका बी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खत्म हो गए ये प्रश्न। तो आज के हमारे ये 45 प्रश्न आपको कैसे लगे, इनका व्याख्या करने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में कैसा आया, ये सब चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, डिकोड एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें लेके आई जाती रहें। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।